हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मुगल काल के बारे में। और मुगल काल में हम एक बहुत ही महान शासक अकबर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अकबर का प्रशासन। अकबर का जो प्रशासन है वो किस प्रकार का था, और विशेष रूप से अकबर का जो सैन्य प्रशासन था जिसमें अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपनाई थी, उस मनसबदारी व्यवस्था को देखने वाले हैं। और साथ ही अकबर की जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें मुद्रा व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को भी हम देखने वाले हैं। और उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन और परगना प्रशासन, ग्राम प्रशासन सब देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अकबर के प्रशासन से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में जो है ये इसमें इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अकबर का प्रशासन। एक साम्राज्य निर्माता के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में अकबर जो है एक कुशल प्रशासक के रूप में भी जो है विख्यात है। उसने तुर्क अफगान शासन पद्धति में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्धन किए। कुछ जो है उसने तुर्क अफगान शासन पद्धति द्वारा जो प्रशासन अपनाया गया था तुर्क अफगान शासकों द्वारा, उसी को अपनाया और साथ में उसमें थोड़ा बहुत संशोधन और परिवर्धन करके उसे जो है अपनाया। वस्तुतः एक कुशल चिकित्सक के समान अकबर का हाथ राष्ट्र रूपी शरीर के प्रत्येक निर्बल अंग पर पड़ा, और उसके स्पर्श से उसमें एक नवीन स्फूर्ति जो है वो उत्पन्न हो गई। उसकी कार्यप्रणाली, नीति एवं व्यवहारात्मक नियम सब तीन मौलिक सिद्धांतों से उदित होते थे। ये कौन से तीन मौलिक सिद्धांत थे? सूर्य के समान समभाव व उदारता, मानव मात्र की एकता, और प्रजा के प्रति उसका देवी दायित्व एवं शासनाधिकार। चलिए अब देख लेते हैं अकबर के प्रशासन के मूल तत्व क्या हैं, कौन कौन से मूल तत्व हैं जिनके आधार पर जो है अकबर का प्रशासन इतना अच्छा रहा। सब ने जो है इसके प्रशासन की जो है प्रशासन सब ने जो है इसके प्रशासन की जो है प्रशंसा भी की है। अकबर के प्रशासन के मूल तत्व। अकबर का शासन धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर जो है आधारित था। यानी अकबर ने किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, सब धर्मों को जो है सम्मान माना। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर जो है आधारित था। उसके पूर्वगामी जो तुर्क अफगान शासक आए थे उन्होंने इस्लामी राज्य की स्थापना का प्रयास किया था, परंतु अकबर ने अपने राज्य में रहने वाली सभी जातियों और धार्मिक संप्रदायों के प्रति प्रशासनिक एकरूपता की नीति अपनी थी। यानी अकबर का जो शासन था वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था। धर्म के आधार पर प्रशासनिक भेदभाव की नीति नहीं बरती गई। अकबर ने जो है धर्म के आधार पर किसी प्रकार की जो है प्रशासन में भेदभाव नहीं किया इसने। और लेकिन अकबर से पहले वाले जो शासक आए थे, तुर्क अफगान शासक, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को जो है महत्व दिया था। इस्लाम धर्म के लोगों को प्रशासन में ज्यादा स्थान दिया था। लेकिन अकबर ने जो है धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। अकबर ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान किया और सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय राज्य सत्ता की जो है स्थापना की थी। उसके प्रशासन का दूसरा मुख्य उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य वो हो गया धर्मनिरपेक्षता वाला, और दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रजा की रक्षा और उनकी उन्नति और सुख के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। इसलिए अकबर ने प्रजा के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की सुरक्षा एवं उन्नति तथा सभी संप्रदायों एवं वर्गों में एकता और सद्भावना बनाए रखने का जो है सतत प्रयास किया। इसके साथ ही अकबर सम्राट के दैवी सिद्धांत में भी जो है विश्वास करता था। इसलिए शासन में उसने जनवाद के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी। वो मानता था कि सम्राट जो है वो देवी सत्ता है, एक देवता है, जो है खुद भगवान है। यानी जनता के आधार पर वो नहीं बना, खुद जो है जनता इस देवता में विश्वास रखेगी। तो जनवाद के सिद्धांत को इसने मान्यता नहीं दी और कहा कि ये तो देवता ने बनाया है मुझे भगवान, जनता ने जो है मुझे यहाँ राजा नहीं बनाया है, देवता ने मुझे जो है राजा बनाया है इस प्रकार। बल्कि सम्राट के पद को अधिक गौरवमय और भव्य बनाकर उसने जनता में उसके प्रति जो है सम्मान और भय की भावना पैदा करने का भी प्रयास किया, जिससे जनता उसे अपना समर्थन दे सके और सम्राट के विरुद्ध जो है कोई विद्रोह जो है वो नहीं कर सके। इस प्रकार अकबर ने जो है उदार एकाधिकार सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर द्वारा केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया गया। सम्राट की शक्ति एवं उसका सम्मान बढ़ाने के लिए अकबर ने अनेक प्रयास किए। उसने हिंदू राज्य व्यवस्था में प्रचलित राजतंत्र के दैवी सिद्धांत को जो है अपनाया था। उसने खलीफा की प्रभु सत्ता को मानने से इनकार
कर दिया। खलीफा कौन होता था? ईश्वर का प्रतिनिधि जिसे बोलते हैं। और खलीफा जो है वो आपके तुर्की का जो सुल्तान होता था वो कहलाता था खलीफा। और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि जो है घोषित किया। उसने खलीफा के समान स्वयं ही जो है खुतबा पढ़ा। और जमीन बोस यानी कि राजगद्दी के सामने जमीन चूसने की प्रथा, राजा के सामने जब राजगद्दी के सामने कोई भी आता है तो ये प्रथा सबको करनी पड़ती थी। जमीन राजगद्दी के सामने जो है जमीन के जो है जमीन को ऐसे चूमते थे, चूमने की जो प्रथा थी। सिजदा, सम्राट के समक्ष झुककर अभिवादन करने की प्रथा, ये सिजदा भी जो है इसने प्रारंभ की ये प्रथाएं। 1579 में महजर की घोषणा के बाद वह धार्मिक मामलों का भी प्रधान बन गया था। राजनीतिक मामलों में यह प्रधान था ही, और इसके बाद में महजर की जो घोषणा हुई थी 1579 में, 79 में, तब ये धार्मिक मामलों का भी जो है प्रधान बन गया था। उसने राज्य की सारी शक्ति जो है अपने हाथों में केंद्रित रखी। उसके मंत्री और पदाधिकारी उसके पूर्ण जो है नियंत्रण में थे। उसकी शक्ति पर किसी प्रकार का संवैधानिक नियंत्रण जो है वो नहीं था। जनता में सम्राट के प्रति सम्मान एवं भय की भावना पैदा करने के लिए वह प्रतिदिन सुबह प्रजा को अपने महल के झरोके से जो है दर्शन देता था। दरबार के नियम कायदे निश्चित किए गए। उसके दरबार में आने जाने की घोषणा जो है नकारा बजाकर की जाती थी, नगाड़ा जो है बजाकर की जाती थी। दरबार के मुख्य सरदारों को पूरी साजो सज्जा के साथ घोड़े पर बैठकर प्रतिदिन जो है महल का चक्कर लगाना पड़ता था। यह प्रथा चौकी और तस्लीम ए चौकी जो है कहलाती थी। ये जो प्रथा थी कि दरबार के जो मुख्य सरदार थे ये पूरी साज सज्जा के साथ जो है घोड़े पर बैठकर प्रतिदिन महल के चारों ओर जो है चक्कर लगाते थे। इस प्रथा को कहा जाता था चौकी, चौकीदारी करने वाली प्रथा, तस्लीम ए चौकी जिसको बोलते हैं। सम्राट के कुछ विशेषाधिकार भी थे, जैसे खिताब, मनसब और जागीर बांटना। किसी को जो है खिताब देना, इनाम वगैरह देना, जागीर बांटना, किसी को मनसब जो है प्रदान करना, मुहर और पंजे का प्रयोग करना, अंग भंग की सजा देना, हाथियों का युद्ध करवाना, तुलादान करना, ये जो है सम्राट के विशेष अधिकार होते थे। सम्राट स्वयं दरबार में बैठकर जो है फरियाद सुनता और न्याय करता था। अकबर के प्रयासों से बाबर द्वारा स्थापित पातशाही की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में जो है वृद्धि हुई। बादशाह जिसे बोलते हैं को एक ही साथ आतंक, भय और श्रद्धा की दृष्टि से जो है देखा जाता था। अकबर द्वारा स्थापित यह व्यवस्था बाद में भी चलती रही। चलिए अब देख लेते हैं केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था। केंद्रीय संगठन, और इसमें केंद्र में जो है सर्वोच्च शक्ति जो थी वो खुद सम्राट था। सम्राट की स्थिति जो है सर्वोपरि थी। केंद्रीय प्रशासन का जो प्रधान था वो कौन था? स्वयं सम्राट ही था। सिद्धांततः उसकी शक्ति असीमित थी, उस पर किसी भी प्रकार का वैधानिक नियंत्रण नहीं था। राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। वह प्रशासनिक, न्यायिक, सैनिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था का जो है प्रधान था। उसके अनेक विशेषाधिकार थे जिनका उपयोग अन्य कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ सम्राट ही कर सकता था। एक प्रकार से कह सकते हैं ये निरंकुश शासक था। उत्तराधिकार के नियम में वंशानुगत तत्व को प्रधानता देकर सम्राट की स्थिति में और भी जो है और भी मजबूत बना दी गई सम्राट की स्थिति को। तथापि अकबर एक स्वेच्छाचारी अथवा अत्याचारी जो शासक है वो नहीं था। वह सदैव प्रजा के हित की कामना करता था और उसके लिए प्रयास करता था। उसके दरबारियों, मंत्रियों पर भी जो है उसका उस पर प्रभाव रहता था। दरबारी भी जो है थोड़ा बहुत प्रभाव रहता था, मंत्रियों का भी। उनकी उचित बातों की उपेक्षा वह नहीं करता था। यानी जब मंत्री और दरबारी लोग यदि अकबर को अच्छी सलाह देते थे तो अकबर उसको मान लेता था। इस प्रकार सर्वशक्तिमान होते हुए भी अकबर ने एक उदार तानाशाह की तरह ही जो है शासन किया था। यानी निरंकुश जो नहीं बना रहा, जनता के कल्याण के ही कार्य किए थे इसने। बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में कौन कौन थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए अकबर ने एक मंत्रिमंडल का जो है वो गठन किया था। यद्यपि इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं था। मंत्री जो है वो सम्राट के सहायक और सलाहकार न होकर उसके अधीनस्थ अधिकारी के समान ही थे। तथापि इन मंत्रियों की अवहेलना नहीं की जाती थी। अकबर के अधीन 5 प्रमुख मंत्रियों अथवा अधिकारियों का जो है उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला है वकील, दूसरा वजीर अथवा दीवान, तीसरा सद्र उस सद्र, चौथा मीर बख्शी और पांचवा खान सामा जिसको मीर शामा भी बोलते हैं। अकबर ने वकील का पद पूर्ववत बनाए रखा। बैरम खां आरंभ में इस पद पर था। बैरम खान जो है वो शुरुआत में अकबर के टाइम पीरियड में वकील के पद पर था, परंतु बाद में अकबर ने वकील के अधिकारों में अत्यंत कमी कर दी थी। बैरम खान की मृत्यु के बाद में जो है वकील का पद जो है लगभग समाप्ति कर दिया था। उसके अधिकारों में बहुत ज्यादा कमी कर दी थी। पहले जितनी शक्तियां अब वकील
के पद में नहीं रही। अब उसका प्रशासन से जो है कोई सीधा संबंध नहीं रहा। किसका? वकील का। वह राजा का प्रमुख सलाहकार मात्र जो है बनकर रह गया था। वजीर की स्थिति भी सल्तनत काल जैसी नहीं रही। वजीर जो है वो प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त वित्त विभाग की भी देखभाल करता था। वजीर के रूप में उसकी स्थिति प्रधानमंत्री के सदृश थी। राजधानी से सम्राट के बाहर रहने की स्थिति में प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो किस पर रहती थी? इस आपके वजीर पर रहती थी। वह वित्त मंत्री के समान भी कार्य करता था और के रूप में भी, और राज्य की समस्त आय व्यय का ब्यौरा रखना, भूमि और कर की व्यवस्था देखना भी जो है वजीर का ही कार्य था। वित्त मंत्री के रूप में वह जो है प्रमुख दीवान अथवा दीवान आला कहलाता था। उसके अधीन जो है अनेक प्रांतीय दीवान होते थे। वजीर अथवा दीवान आला की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसमें से प्रमुख कौन थे? वजीर के जो अंडर काम करने वाले पदाधिकारी थे वो थे दीवान ए खालसा। ये हो गया आपके राज्य की भूमि जो है, जो खुद सरकार, राज्य सरकार की जो भूमि है, अकबर के अधीन जो भूमि है, सीधी राज्य के नियंत्रण में, अकबर के साम्राज्य के जो अधीन भूमि है उसकी देखरेख करने वाला, जो देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी है वह दीवान ए खालसा। खालसा भूमि उसी को बोलते हैं जो सीधी केंद्र के नियंत्रण में होती है। दीवान ए तन, तन से याद रख लेना वेतन, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और जागीर की देखभाल करने वाला जो अधिकारी है वो हो गया दीवान ए तन। इसके अलावा मुस्तफी ये आय व्यय का निरीक्षण जो है करता था। वाक्यान्वेष राज के फरमानों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला पदाधिकारी होता था वाक्यान्वेष। और मुशरिफ जो है ऑफिस की देखभाल करने वाला, दफ्तर की जो है देखभाल करने वाला। सद्र जो है धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। वह साम्राज्य के सभी सद्रों का प्रधान होता था। धार्मिक मामलों में वह अकबर का प्रमुख सलाहकार था। वह दान पुण्य विभाग की देखभाल करता और कभी कभी प्रमुख न्यायाधीश का काम भी जो है करता था। परंतु महजर की घोषणा हुई थी जब 1579 में, उसके बाद से इस सद्र का जो पद था ये, इसका महत्व बहुत ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि उसके बाद में अकबर ही जो है धार्मिक मामलों का प्रधान बन गया था। सैनिक विभाग का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। और मीर बख्शी जो है मनसबदारों, उसकी सेना और राजकीय सेना पर जो है नियंत्रण रखता था। वह सरकारी कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की भी जो है आपके व्यवस्था भी देखता था, वेतन की। वह सम्राट का अत्यंत ही विश्वास पात्र व्यक्ति होता था। खानसामा और मीर शामा सम्राट एवं शाही परिवार की आवश्यकताओं की देखभाल करता था। इसके अतिरिक्त वह सरकारी कारखानों, राजमहल और राज दरबार से संबंध भंडारों, कोषों और कर्मचारियों पर भी जो है नियंत्रण रखता और सम्राट को मिलने वाले उपहारों की भी देखभाल करता था। खानसामा का जो पद है वो सम्राट के अत्यंत ही विश्वास पात्र व्यक्ति को ही सौंपा जाता था। इन प्रमुख मंत्रियों और अधिकारियों के अतिरिक्त अकबर के अधीन अन्य अनेक पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। काजी उल कजात ये प्रधान न्यायाधीश होता था, जो प्रधान मुफ्ती की सहायता से न्याय का कार्य जो है देखता था। इस काजी उल कजात के अंडर एक व्यक्ति होता था मुफ्ती, इसकी सहायता से जो है ये कार्य करता था, जो है न्याय का कार्य करता था। मुहतसिब का मुख्य कार्य यह देखना था कि राज्य की जनता नैतिक नियमों का पालन ठीक ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। ये कार्य देखने किसका था? काम मुहतसिब का। कभी कभी वह नाप तोल के पैमानों और वस्तुओं का मूल्य निर्धारण भी जो है करता था मुहतसिब। अकबर के समय में राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप होने के कारण यह पदाधिकारी ज्यादा प्रभावशाली नहीं बन सका। मीर ए आतिश, जिसे बोलते हैं दारोगा ए तोपखाना से संबंधित है। शाही तोपखाने का प्रधान होता था मीर ए आतिश या दारोगा ए तोपखाना, ये शाही तोपखाना का प्रधान होता था। यह जो पद है ज्यादातर तुर्कों और ईरानियों को ही सौंपा गया था, क्योंकि वो जो तुर्क और ईरानी लोग थे वो इस तोप चलाने में माहिर होते थे, तो उनको ही सौंपा जाता था। दारोगा ए डाक चौकी से संबंधित है, यानी सूचना और गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वो होता था दारोगा ए डाक चौकी। मीर मुंशी का कार्य क्या होता था? बादशाह की आज्ञा और फरमानों को लिखना और उसका उचित प्रसारण भी करना। पहले लिखता था उस बादशाह की आज्ञा को, फिर ये आज्ञा का जो है प्रसारण भी करता था, प्रचार प्रसार भी जो है करता था। राज्य में अन्य अनेक छोटे जो अधिकारी पदाधिकारी वो भी थे। केंद्रीय सचिवालय वजीर के नियंत्रण में कार्य करता था। जो केंद्रीय सचिवालय था वो वजीर के अंडर में था।
अकबर प्रशासन में व्यक्तिगत दिलचस्पी जो है लेता था। वह सभी विभागों के कार्यों की छानबीन भी करता था, प्रशासन में नए नए प्रयोग करता था। अकबर द्वारा स्थापित सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था ही बाद में भी मुगल प्रशासन को जो है संचालित करती रही थी। अकबर के जाने के बाद में जो शासक आए उस टाइम में भी ये जो है केंद्रीय व्यवस्था चलती रही। न्यायिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। अकबर ने अपने साम्राज्य में न्याय की समुचित व्यवस्था की। सैद्धांतिक रूप से बादशाह स्वयं ही न्यायिक व्यवस्था का जो है प्रधान होता था। वह न्याय के कार्यों में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेता था। प्रत्येक बुधवार को जो है अकबर खुद जो है वो प्रत्येक बुधवार को स्वयं दरबार में बैठकर फरियाद सुनता और न्याय करता था। वह अन्य अदालतों के फैसलों के विरुद्ध अपील भी सुनता था। बादशाही न्यायालय के अतिरिक्त राज्य में अन्य अदालतें भी थी। दीवानी और फौजदारी मामलों के निपटारे के लिए जो है अलग अलग अदालतें काजी के अंडर होती थी। काजी उल कजात का न्यायालय जो था वो राजधानी में था, जो अन्य सभी अदालतों पर जो है नियंत्रण रखता था। काजियों की सहायता के लिए मुफ्ती बहाल किए जाते थे, जैसा कि अभी हमने पहले देखा। और नियमित अदालतों के अतिरिक्त जो है सूबेदार, फौजदार, कोतवाल, दीवान अथवा आमिल भी जो है स्थानीय मामलों का जो है निपटारा करते थे। ये जो है न्याय से संबंधित अधिकारी होते थे। ग्राम पंचायतें जो है वो भी न्यायिक व्यवस्था का जो है न्याय व्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, परंतु इन सभी न्यायालयों में आपसी तारतम्य नहीं था और न ही सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र जो है सुनिश्चित किए गए थे। न्यायिक व्यवस्था में अकबर की एक महत्वपूर्ण देन यह थी कि हिंदू मुसलमानों के मामलों के निपटारे की जो व्यवस्था है वो क्रमशः हिंदू मुसलमान विधानों के अनुरूप ही जो है की गई थी। दंड विधान अत्यंत ही कठोर था। अपराधियों को अंग भंग, मृत्युदंड और हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की सजा जो है दी जाती थी और जो राजा राजद्रोही होते थे उनको कड़े दंड दिए जाते थे। सैन्य व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनसबदारी व्यवस्था, इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है ये। अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अकबर ने सैन्य संगठन पर जो है विशेष ध्यान दिया था। उसने मुगल सेना को एक नए रूप से संगठित किया। उसने सेना का जो संगठन है वो एक नई व्यवस्था के आधार पर किया, जिसका नाम है मनसबदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक सरदार और सैनिक पदाधिकारी का मनसब जो है यानी पद जो है वो निश्चित किया जाता था और इन मनसबदारों की विभिन्न श्रेणियां होती थी। अबुल फजल के अनुसार इन मनसबदारों की जो श्रेणियां बताई है अबुल फजल ने, वो बताई है 66 यानी 66 जो है श्रेणियां बताई थी अबुल फजल ने कि मनसबदारों की जो है 66 श्रेणियां होती थी। अबुल फजल को आप जानते हैं, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है आईने अकबरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनसबदारी व्यवस्था में संख्या को बहुत अधिक जो है महत्व प्रदान किया जाता था। यह संख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था और इन संख्या में सबसे जो छोटा मनसबदार, छोटी संख्या वाला मनसब था वो था 10 का मनसब छोटा था और सबसे बड़ा यदि बात करूं बड़ी संख्या का मनसब तो वो था 7,000 का मनसब। आरंभ में 5,000 से ऊंचे मनसब सिर्फ राजवंश के लोगों को ही दिए जाते थे, यानी 5,000 से ऊपर जो है राजवंश के लोगों को ही दिए जाते थे 5,000 से ऊंचे मनसब, और 5,000 से नीचे जो मनसब हैं वो अन्य जो सरदार थे उनको दिए जाते थे। लेकिन बाद में महत्वपूर्ण सरदार जो थे उनको भी जो है 7,000 का मनसब दिया गया। जैसे आमेर के मान सिंह हैं, उनको भी 7,000 का मनसब दिया गया। अजीत कोका को भी जो है 7,000 का मनसब दिया गया। तो ये दो अन्य व्यक्ति थे जिनको राज दरबार से संबंधित नहीं थे, दो व्यक्ति जो आपके मतलब राजवंश से संबंधित नहीं थे, दो व्यक्ति जिनको मनसब दिया गया वो थे आपके मान सिंह और अजीज कोका। ये मनसबदार अपनी श्रेणी और पद के अनुरूप सैनिकों की भर्ती करते थे। श्रेणी और पद के अनुरूप जो है सैनिकों की भर्ती करते थे। सेना के खर्च के लिए इन्हें नगद वेतन दिया जाता था या फिर इनको जागीर जो है वो दी जाती थी। भाई सेना चलाएंगे, सेना रखेंगे तो सेना के खर्चा के लिए जो वेतन है वो या तो नगद मिल जाता था या जागीर के रूप में जो है वेतन दे दिया जाता था। मनसबदार इस व्यवस्था का नाजायज लाभ भी उठाते थे। वे भाड़े के और अयोग्य सैनिकों की भर्ती करते अथवा निर्धारित संख्या से कम सैनिक रखते, परंतु वेतन पूरा लेते। तो इससे फायदा क्या होता, केंद्र को कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया ताकि ये धोखाधड़ी वाला काम जो है इसमें नहीं हो सके। उसने मनसबदारों की दो श्रेणियां बना दी, एक जात और दूसरी सवार। जात के आधार पर प्रत्येक मनसबदार का जो पद है और वेतन है ये निश्चित किया गया। पद और वेतन जो है निश्चित किया गया ये जात के आधार पर।
दो जो श्रेणियां बनी है मनसबदारों की, जात और श्वार। तो जात के आधार पर मनसबदार का पद और उसका वेतन कितना मिलेगा ये जो है निश्चित किया गया। पद उसके क्या होगा, हैसियत क्या होगी उसकी, और वेतन कितना मिलेगा वो निर्धारित किया गया जात के आधार पर। और जात के ही अनुसार सवार रखने की अनुमति दी गई। आप कितने जो है घोड़े रख सकते हो ये अनुमति दी गई। सवार जो है कितने रख सकते हो घोड़ा, उसकी अनुमति दी गई। प्रत्येक सवार के लिए जात के अतिरिक्त 2 रुपया अधिक जो है वेतन दिया जाता था। मनसबदारों को सवार के अतिरिक्त जो है घोड़ा जो मुख्य सवार होता था, इसके अतिरिक्त वो ऊंट, खच्चर और गाड़ियां भी जो है उनको रखनी पड़ती थी। सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अकबर ने घोड़ों को दागने और सैनिकों को खाता यानी हुलिया जो है रखने की व्यवस्था भी की थी अकबर ने, ताकि ज्यादा वो मामला नहीं हो। अकबर स्वयं जो है मनसबदारों की सेना का निरीक्षण करता था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में एक और सुधार यह किया कि उसने 5,000 और उससे कम के मनसबदारों की 3 उप श्रेणियां बना दी थी। 5,000 से नीचे जितने भी मनसब थे उन सब की 3 उप श्रेणियां बना दी थी। पहली, मध्य और तीसरी। प्रथम, मध्य और तृतीय उप श्रेणी। यह श्रेणी जात और सवार की संख्या के अनुपात में जो है निश्चित की गई थी। अकबर के प्रयासों से मुगल मनसबदारी व्यवस्था जो है बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ हुई। अकबर की सेना में मनसबदारों की सेना के अतिरिक्त अहदी और दाखिली सैनिकों की टुकड़ियां भी थी। यानी मनसबदारी जो व्यवस्था है ये सैनिक व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था के अलावा भी जो है अकबर के पास सैनिक टुकड़ियां थी। वो 2 सैनिक टुकड़ियां थी, एक अहदी और दूसरी दाखिली। अहदी सैनिक कौन होते थे? बादशाह के विश्वास पात्र और व्यक्तिगत सैनिक होते थे। सम्राट अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार जो है इन अहदी सैनिकों की भर्ती जो है वो करता था। दूसरे प्रकार के जो दाखिली सैनिक होते थे वे थे जिनको बादशाह नियुक्त कर विभिन्न मनसबदारों को दे देता था। दोनों की नियुक्ति बादशाह खुद ही करता था, लेकिन अहदी जो थे ये बादशाह के विश्वास पात्र और व्यक्तिगत थे, और दाखिली जो सैनिक थे बादशाह इनकी नियुक्ति करता, बाद में जो है मनसबदारों को ये सैनिक दे देता था, दाखिली सैनिक। मुगल सेना अनेक शाखाओं और उप शाखाओं में विभक्त थी। सबसे महत्वपूर्ण घुड़सवार सेना थी। सबसे जो महत्वपूर्ण सेना थी वो घोड़ों की सेना थी, घुड़सवार सेना, जिसकी विभिन्न श्रेणियां थी। सबसे अधिक शक्तिशाली जो है, अधिक संख्या में जो है पैदल सैनिक थे। पैदल जो सैनिक थे उनकी संख्या ज्यादा थी। हाथियों की टुकड़ी अलग थी। मुगलों के पास एक विशाल और सुसंगठित तोपखाना भी था, परंतु उसकी जो है उनकी नौसेना सुदृढ़ नहीं थी। तोपखाने की नौसेना सुदृढ़ नहीं थी। सेना को साम्राज्य के सामरिक महत्व वाले स्थानों में रखा जाता था। उनके रहने के लिए अनेक मजबूत दुर्ग बनवाए गए। मुगल सेना में नियमित सैनिकों के अतिरिक्त सेवक, मनोरंजन करने वालों को भी जो है बड़ी संख्या में स्थान दिया गया। ये सेना के साथ साथ चलते थे। विदेशियों और राजपूतों को भी जो है अकबर ने अपनी सेना में महत्वपूर्ण स्थान दिया। सैनिकों की देखभाल एवं उसके वेतन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है अनेक पदाधिकारी थे। इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्व व्यवस्था। टैक्स की जो व्यवस्था वो किस प्रकार की थी। राज्य के आय का जो स्रोत था वो था भूमि कर और लगान। इसके अलावा भी थे, राज्य को जो है सीमा शुल्क मिलता था, आंतरिक व्यापार शुल्क मिलता था, घाट कर, चुंगी कर, टकसाल, जुर्माना, युद्ध में लूटी गई संपत्ति, करद, राज्यों एवं मनसबदारों से जो है नजराना, खान कारखानों, लावारिस संपत्ति एवं गड़े हुए धन से भी जो है आमदनी होती थी। राज्य के आय का एक बड़ा भाग प्रशासन और सेना और साथ ही जनहित के कार्यों में जो है खर्च होता था। अकबर ने भूमि एवं राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। अकबर के समय में राज्य की समस्त भूमि जो है खालसा, जागीर, जमींदारी और सुयुरगल और इनाम में विभाजित थी। राज्य की विजित और व्यक्तिगत भूमि जो थी वो खालसा कहलाती थी। राज्य की जो खुद की भूमि थी जो केंद्र के सीधे नियंत्रण में थी वो कहलाती थी खालसा भूमि। दूसरी प्रकार की जो जागीर और जमींदारी भूमि है, जमींदारी ये बादशाह की कृपा से प्राप्त होती थी। इन जागीर भूमि की जो है विभिन्न श्रेणियां थी। राज्य की ओर से धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों इत्यादि को वजीफा वजीफा छात्रवृत्ति कह सकते हैं, वजीफा, इनाम जो हम देते हैं, सयुरगल, दान में दी गई भूमि, या मदादिमसा के रूप में जमीन जो है दान में दी जाती थी। ये धार्मिक व्यक्ति हो चाहे विद्वान हो, किसी को भी जो है अकबर इस तरह इनाम में या वजीफा के रूप में, दान के रूप में जो है ये जमीनें दे देता था, जो जागीरें कहलाती थी। जागीरदारों और जमींदारों पर राज्य का नियंत्रण रहता था, परंतु वे अधिक से अधिक स्वार्थ साधना में लगे रहते थे। इसलिए अकबर ने जागीरदारी प्रथा को ही समाप्त करने का जो है निश्चय किया। 1574 में जो है उसने सभी जागीरों को
खालसा में परिवर्तित करने की योजना बनी। सभी जो जागीरें थी जिन पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहता, राज्य का कंट्रोल तो रहता था लेकिन वो स्वतंत्र होते थे, तो सीधा अपने नियंत्रण में लाने के लिए इसको खालसा में परिवर्तित करने की योजना बनी। खालसा में परिवर्तित करने के बाद वो सीधे क्या होगी, केंद्र के अधीन होगी। परंतु यह जो योजना है ये पूरे नहीं हो सकी। अकबर ने जो योजना बनाई थी, पंजाब, बंगाल और बिहार में जागीरदारों पर अंकुश लगाने से विद्रोह फैल गया, जिसे बहुत ही बड़ी जो है कठिनाई से दबाया जा सका था। अकबर ने इनाम जमीन के वितरण की व्यवस्था में भी सुधार किया। इनाम जो है वो इनाम जो जमीन है उसके वितरण के लिए साम्राज्य को 6 हलकों में विभाजित किया गया। इनाम बिना किसी भेदभाव के बांटे गए। इनाम में आधी भूमि ऐसी दी गई जो खाली हो, जिस पर कृषि का विस्तार किया जा सके। अकबर की इस नीति से राज्य को जो है आर्थिक लाभ भी हुआ था। अकबर ने लगान व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। आरंभ में अकबर ने शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित भूमि एवं लगान व्यवस्था को ही अपनाया, परंतु इसे असंतोषप्रद जानकर इसमें आवश्यक सुधार भी जो है इसने किए थे। उसने टोडरमल की सहायता से राज्य की समस्त भूमि की नाप करवाई। भूमि की नाप के लिए रस्सी की जगह लोहे के दल्लों से जुड़ी बांस, इलाही गज जिसे बोलते हैं, इलाही गज का इस्तेमाल किया। भूमि की नाप के लिए जो है अकबर ने इलाही गज का इस्तेमाल किया था। भूमि की 4 श्रेणियां बनाई गई। 4 प्रकार की भूमि थी अकबर के टाइम पीरियड में, पोलज, परती, बंजर और आपके चच्चर और बंजर। छच्चर लिखा है, छच्चर, चाचर, बंजर, आपके चच्चर कुछ भी बोल सकते हो। प्रत्येक प्रकार की भूमि की जो है उपज के आधार पर वार्षिक जो टैक्स है, लगान की जो है व्यवस्था की गई थी। लगान वसूली का काम जो है वो किस एक अधिकारी को सौंपा गया, करोड़ी को सौंपा गया। यह व्यवस्था बहुत संतोषप्रद नहीं थी, इसलिए 1580 में दहसाला प्रबंध या जाब्ती व्यवस्था लागू की गई। 1580 में ये जो नई व्यवस्था लागू की है, दहसाला प्रबंध या जाब्ती व्यवस्था, ये क्या है? इस नई व्यवस्था के अनुसार पिछले 10 वर्षों में अलग अलग भूमि में अलग अलग फसलों की उपज को लगान तय करने का जो है मापदंड बनाया था। पिछले 10 वर्षों में जो है अलग अलग भूमि में अलग अलग जो भूमियां हैं, ये 4 प्रकार की अभी हमने देखी, तो अलग अलग भूमि में अलग अलग फसलों की अलग अलग फसल उगाते थे। हर साल एक जैसी फसल नहीं उगाते थे और उनकी उपज को जो है लगान तय करने का मापदंड बनाया था। उनसे कितनी उपज प्राप्त हो रही है उसी के आधार पर जो है टैक्स लिया जाता था प्रत्येक 10 वर्षों में। अनाज का मूल्य भी जो है 10 वर्षों की कीमत के आधार पर तय किया गया। राज्य किसानों से उपज का जो है 1/3 जो भाग है वो नकद लेता था लगान के रूप में। इस व्यवस्था से किसान और राज्य दोनों को लाभ था, परंतु पूरे भारत में यह व्यवस्था जो है एक समान लागू नहीं थी। यह प्रणाली जो है दहसाला प्रबंध वाली लाहौर से इलाहाबाद और मालवा तथा गुजरात में ही लागू थी। अन्य क्षेत्रों में अन्य प्रकार की व्यवस्था है टैक्स की। बटई अथवा गलाबक्सी, ये क्या होती थी? राज्य और किसान के बीच निश्चित अनुपात में फसल का बंटवारा। इसके अलावा नस्क या कनकूत व्यवस्था, किसानों द्वारा पिछले वर्षों में दी गई लगान के आधार पर अनुमानित लगान होती थी। नस्क या कनकूत व्यवस्था, अनुमान जो है अनुमान के आधार पर पिछले वर्षों में दी गई लगान के आधार पर अनुमानित जो लगान थी, ये भी जो है प्रचलित थी। किसानों को राहत पहुंचाने और कृषि के विकास के लिए भी कदम उठाए गए। किसानों को जमीन का स्वामित्व भी दिया गया। उनके लिए तकावी ऋण की व्यवस्था की गई। तकावी ऋण क्या होता था? आकस्मिक विपत्ति की स्थिति में लगान को घटाने अथवा माफ करने की जो व्यवस्था है वो तकावी ऋण। किसानों को जमींदारों, जागीरदारों एवं राजस्व पदाधिकारियों के अत्याचारों से जो है सुरक्षित करने की भी जो है व्यवस्था हुई। सबको जो है किसानों को जो है, किसानों पर अत्याचार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, तो किसानों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। अकबर ने इन सुधारों का राज्य की आर्थिक स्थिति पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद देख लेते हैं मुद्रा व्यवस्था में अकबर ने कौन कौन से सुधार किए। अकबर के समय में मुद्रा व्यवस्था में भी जो है सुधार किए गए थे। सिक्के जो है राजकीय टकसालों में ही डाले गए। दिल्ली के शाही टकसाल के अलावा जो है राज्य के अन्य भागों में भी टकसाल स्थापित हुए। लाहौर, जौनपुर, पटना में जो है टकसाल स्थापित किए गए। सोना, चांदी और तांबा के गोल और चौकोर, गोल भी बनाए गए, साथ में चौकोर जो सिक्के हैं वो विभिन्न मूल्य के सिक्के जो है डलवाए गए थे। सिक्कों पर बादशाह का नाम होता था, टकसाल का नाम होता था, कौन सी टकसाल में ये सिक्का बना है, दिल्ली में बना है, लाहौर में बना है, जौनपुर में बना है या पटना में बना है। और साथ ही इसमें कुरान की आयतें भी जो है खुदवाई गई थी इन सिक्कों पर। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां, बाबर और हुमायूं को प्रशासनिक
गठन की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिल सका था, परंतु साम्राज्य विस्तार के साथ ही अकबर ने प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के संगठन पर भी जो है ध्यान दिया था। 1581 में पूरे साम्राज्य को 12 सूबों बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात, टोटल 12 सूबों यानी 12 प्रांतों में जो है विभक्त किया गया। बाद में बरार, खानदेश और अहमदनगर भी सूबा बन गए। इस प्रकार अकबर के टाइम पीरियड में जो है इनकी संख्या हो गई थी 15, सूबों की संख्या 15 हो गई थी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक जो है जागीरें भी बनाई गई। राजपूत राज्यों को आंतरिक प्रशासन में पूरी छूट दी गई, परंतु उन्हें सम्राट के अधीन जो है रहना पड़ता था। सूबा सूबे के प्रशासन जो है, सूबा का जो प्रशासन है वो केंद्र से मिलता जुलता था। सूबे का प्रधान सूबेदार अथवा सिपह सालार होता था। वह सूबे के प्रशासन और इसकी सुरक्षा के लिए जो है उत्तरदायी होता था। उसकी सहायता के लिए दीवान होते थे जो मुख्यतः वित्त विभाग की जो है देखभाल करते थे। सूबे के अन्य पदाधिकारी भी थे। बख्शी, सद्र उस सद्र सद्र उस सद्र तो केंद्र में है, सद्र जो है वो सूबे में है। काजी, मीर अदल और मुफ्ती। कोतवाल, मीर बहर चुंगी वसूल करने वाला होता था मीर बहर, और वाक्यान्विश भी प्रशासन में जो है सहायता पहुंचाते थे आपके सूबे के प्रशासन में। इनके अतिरिक्त अनेक छोटे कर्मचारी भी थे। सूबेदार का पद राजवंश के लोगों अथवा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सरदारों को ही सौंपा जाता था। केंद्र सरकार सूबेदारों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती थी। सामान्यतः प्रत्येक 2-3 वर्षों के अंतराल पर सूबेदार को बदल दिया जाता था। गुप्तचर सम्राट को सूबेदार की गतिविधियों की सूचना पहुंचाते रहते थे। विद्रोही सूबेदारों को कठोर दंड दिया जाता था। दीवान भी उसके कार्यों पर निगाह रखता था। सम्राट भी समय समय पर सूबों की यात्रा कर वास्तविक स्थिति का पता स्वयं लगाता था। इसलिए सूबेदारों के विद्रोहों की आशंका जो है अकबर के समय में कम थी। इसके बाद में सरकार और परगना। सूबा क्रम से सरकार और परगना में जो है विभाजित होता था। एक सूबे में अनेक सरकार और परगने होते थे। सरकार यानी जिला और परगना यानी तहसील। सरकार का सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता था यानी जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी वो होता था फौजदार, और वह कोतवाल, आमिल और काजी जैसे पदाधिकारियों की सहायता से जो है प्रशासन चलाता था। यानी जिले के प्रमुख अधिकारी जो फौजदार है उसके अंडर में ये व्यक्ति काम करते थे, कोतवाल है, आमिल और काजी। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे सेना की टुकड़ी रखने का भी जो है अधिकार था। वो जो है सेना भी रख सकता था जिले का अधिकारी। आमिल जो है वो भूमि व्यवस्था और टैक्स संबंधी जो कार्य है वो देखता था, और काजी जो है वो न्यायाधीश होता था यानी न्याय का प्रबंध करता था। परगना प्रशासन जो है, परगना शासन की जो है सबसे छोटी इकाई थी परगना, तहसील स्तर पर ही होता था। अनेक गांवों को मिलाकर जो है परगना बनता था। परगना के शासन की जो जिम्मेदारी थी वो किस पर थी? सिकदार, आमिल जिसको मुंसिफ भी बोल सकते हैं, कानूनगो के पास जो है इस परगना के शासन की जिम्मेदारी रहती थी। अब इनकी सहायता के लिए भी कुछ अधिकारी थे। फौजदार यानी कोष के अध्यक्ष होते थे, और साथ ही लेखक जो होते थे वो इसकी सहायता करते थे परगने के प्रशासन में बड़े अधिकारियों की। गांवों की व्यवस्था में ग्राम पंचायतों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। नगरों की व्यवस्था जो है नगर के कोतवाल देखते थे। अकबर ने सामाजिक एकता के लिए भी कई प्रयास किए हैं। समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रशासनिक सुधारों के अतिरिक्त जो है अकबर ने सामाजिक एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। इस उद्देश्य से उसने हिंदुओं के प्रति जो है उदार नीति अपनाई थी। हमने देखा भी था पहले। 1579 में जो है तीर्थ यात्रा कर खत्म किया उसने। 1564 में जजिया हटा लिया, और दीपावली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन आदि जो है मनाने लगा। अकबर खुद जो है हिंदुओं के समान जो है तिलक भी लगाता था। हिंदुओं के जो प्रमुख ग्रंथ थे रामायण, महाभारत, इसका फारसी भाषा में अनुवाद इसने करवाया था। हिंदू धर्म में जो प्रचलित कुप्रथाएं थी, सती प्रथा है, बाल विवाह है, इनको रोकने का प्रयास किया इसने। और इस प्रकार सामाजिक जो विकास है अकबर के टाइम पीरियड में अच्छा हुआ था। अकबर ने जो है वो सुलह कुल की जो है नीति अपनाई थी। अकबर की जो नीति है वो सुलह कुल के नाम से विख्यात थी। धार्मिक नीति भी अकबर की अच्छी थी। अकबर के दरबार की बात कर लेते हैं। अकबर एक साम्राज्य संस्थापक और कुशल प्रशासक के अतिरिक्त सांस्कृतिक विकास में अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति था। अब अकबर के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, दार्शनिक थे, कला के मर्मज्ञ जो है थे उनके शरण में। उसके दरबार में 9 प्रमुख व्यक्ति थे जिनको हम नवरत्न बोलते हैं। अब ये नवरत्न कौन कौन थे? अकबर के दरबार के जो प्रमुख नवरत्न हैं, यानी नवरत्न 9 प्रमुख दरबारी व्यक्ति अकबर के
जो है वो स्थायी रूप से रहते थे वहाँ पर। कौन कौन थे? इसमें से बीरबल का नाम आता है सबसे पहले। बीरबल जो है इनमें से अकबर के सबसे निकट था। 9 में से पहला नाम आता है बीरबल का, और बीरबल अकबर का अभिन्न मित्र भी था। बीरबल के बाद में बात करते हैं 2 नंबर की, तो टोडरमल का नाम सुना होगा, जिसकी भूमि और राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य किए थे इसने, और अकबर के टाइम पीरियड में ये वजीर भी जो है बना था टोडरमल। 3 नंबर बात करते हैं तो इसका नाम आता है अबुल फजल, प्रसिद्ध विद्वान था अकबर के टाइम पीरियड में। अकबरनामा इसी ने लिखा था और आईने अकबरी की भी रचना की थी इसने। 4 नंबर बात करते हैं भगवान दास। भगवान दास अकबर के विश्वस्त सेनापति थे। आमेर के जो मान सिंह थे, अकबर के सामने हल्दी घाटी का युद्ध जिसने लड़ा था, उन मान सिंह के पिताजी थे ये भगवान दास। 5 नंबर बात, मान सिंह खुद आ गए। मान सिंह भी जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। 6 नंबर पर बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खान का नाम सुना होगा। बैरम खान के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना। ये भी जो है अकबर के एक सेनानायक थे और इसमें शामिल थे, किसमें? नवरत्नों में। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा, हकीम, हुमाम और फैजी जो है ये नामक विद्वान भी जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। उसके दरबार में आने वाले विद्वानों में जैन विद्वान भी थे, हरि विजय सूरी और भानुचंद्र, सिद्धचंद्र और चंद्रसूरी। पारसी विद्वान भी थे, दस्तूर मेहरजी राणा और दस्तूर आरदेसिर, ये प्रमुख थे। और अकबर के दरबार में जो ईसाई जैसुइट मिशन आए थे, ये भी इनमें अक्का बीवा और मॉन्सरेट, ये सबसे प्रमुख जो है जैसुइट मिशन अकबर के दरबार में आए थे। और अकबर के दरबार में एक अंग्रेज व्यापारी भी आया था जिसका नाम था राल्फ फिच, ये सर्वाधिक जो है विख्यात था। अकबर ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की वह साम्राज्य के हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप ही थी। उसके समय में बादशाह के हाथों में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ, परंतु राज्य ने हमेशा जनता के हितों का ही जो है ध्यान रखा था। हमेशा जो है जनता के हित की बात की अकबर ने। वह यह जो समूची व्यवस्था है ये बादशाह के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित थी। इसलिए जब तक मुगल सम्राट सशक्त रहे, अकबर द्वारा स्थापित व्यवस्था थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ जो है सुचारू रूप से चलती रही, परंतु अक्षम शासकों के समय में यह व्यवस्था जो है गड़बड़ा गई थी। इस प्रकार अकबर का जो प्रशासन है ये बहुत ही अच्छा रहा था। और अकबर का प्रशासन अकबर के मरने के बाद में जो है अकबर के बाद के जो शासक आए थे मुगल काल के, उन्होंने भी जो है अकबर की ये प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई थी। तो बहुत ही अच्छी रही थी अकबर की प्रशासन व्यवस्था। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम ये देखने वाले हैं अकबर के अधीन सांस्कृतिक और कलात्मक विकास किस प्रकार हुआ था। इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।